हेलो स्टूडेंट्स, हरिओम। तो एंडोक्राइनोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे कि हार्मोन और एंजाइम्स में क्या अंतर है, हार्मोन्स और विटामिन्स में क्या फ़र्क है, और फिर हार्मोन्स और विटामिन्स और नर्व्स और हार्मोन्स और फिर नर्वस इंफॉर्मेशन, हार्मोनल इंफॉर्मेशन और मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। ये आज हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, बात करेंगे इसके ऊपर। तो सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन हार्मोन एंड एंजाइम। तो हम यहाँ देखें कि हार्मोन और एंजाइम्स जो हैं ये हमारे जो भी सीक्रेशन, ये दो तरीके के अपने सिस्टम हैं जिसके अंदर कि हार्मोन और एंजाइम ये हमारी बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको रेगुलेट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हार्मोन्स। तो हार्मोन्स हम देखेंगे कि हार्मोन्स में भी एमिनो एसिड्स डेरिवेटिव्स, कहने का मतलब ये है कि हार्मोन्स जो हैं ये एमिनो एसिड्स के डेरिवेटिव्स हैं, जैसे पेप्टाइड, प्रोटीन और स्टेरॉइड। दूसरा पॉइंट है इसका कि हार्मोन्स जो हैं इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो बहुत कम होता है और कम होने की वजह से बहुत जल्दी से डिफ्यूज हो जाता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तीसरा पॉइंट है इसके अंदर कि दे आर सीक्रेटेड बाय सेल एट वन साइट एंड पास वाया ब्लड टू अनदर साइट टू द एक्ट। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि जो हार्मोन्स हैं, जो केमिकल्स हैं जो कि ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, सीक्रेट एक तरफ से होते हैं, तो और सीक्रेशन के बाद ये केमिकल्स ब्लड के थ्रू, रक्त परिसंचरण के द्वारा दूसरे टारगेट ऑर्गन पर जाता है, जहाँ पर कि जा कर के ये क्रिया करता है या एक्ट करता है। चौथा पॉइंट है इसके अंदर, दे आर यूज्ड अप इन देयर रेगुलेटरी एक्शन। किसी भी चीज़ को रेगुलेट करने के लिए, कम या ज़्यादा करने के लिए हार्मोन काम आता है। हार्मोन कंट्रोल्ड एक्शन आर नॉट रिवर्सिबल। हार्मोन के द्वारा जो भी क्रिया की जाएगी, शरीर के अंदर जो भी क्रिया करी जा रही है वो रिवर्सिबल नहीं होती। अब ये हार्मोन्स जो है, नेक्स्ट पॉइंट है कि हार्मोन्स जो हैं ये क्रिया को बढ़ाता है और जब फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जब पूरा हो जाता है तो उस समय पर हमें उस केमिकल की आवश्यकता नहीं होती, हार्मोन की आवश्यकता नहीं होती, तो उसको रोकने का भी काम करता है। दे आर इफ़ेक्टिव इन लो कंसंट्रेशन। बहुत ही कम मात्रा के अंदर हार्मोन जो है वो इफ़ेक्टिव होता है। इसकी अधिकता या इसकी कमी हमारी बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल जो क्रियाएं हैं उनको बीमारी के रूप में भी उत्पन्न कर सकता है, इसकी अधिकता या इसकी कमी। और इसका एक्शन जो होता है बहुत स्लो होता है, बहुत धीरे धीरे होता है। अब ये तो हमने देखा हार्मोन को। अब इसी चीज़ में हम चलते हैं एंजाइम्स, क्योंकि हम इसका कंपैरिजन कर रहे हैं, अंतर देख रहे हैं कि हार्मोन और एंजाइम में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एंजाइम जो हैं ये कॉम्प्लेक्स हैं प्रोटीन के, और इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो बहुत अधिक होता है, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल के साथ ये डिफ्यूज होता है, बॉडी के अंदर विसरित होता है। और ये जो एंजाइम्स हैं सीक्रेट्स होते हैं, सेल के द्वारा होते हैं, और ये सेल के ही पास में ही या ग्लैंड्स के द्वारा एक जगह से दूसरे स्थान पर या शरीर के अंदर उस टिश्यू में या उस अंग में कोई कैविटी है तो वहाँ पर ये अपने आप को मौजूद रखता है। जो एंजाइम है जिसका कि यूज़ नहीं हुआ,
ये कैटलाइज के रूप में रिएक्शन करता है। इसके रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल होता है। जैसे हमने देखा था हार्मोन का रिएक्शन जो है, एक्शन या एक्टिविटी जो है वो रिवर्सिबल नहीं होती, लेकिन एंजाइम की जो होती है वो कंट्रोल करता है रिएक्शन को और उसकी एक्टिविटी रिवर्सिबल होती है। एंजाइम की स्पीड जो होती है, बायोकेमिकल रिएक्शंस जो है, मतलब एंजाइम्स स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शन। कहने का मतलब है एंजाइम जो है, जो भी हमारे शरीर के अंदर रिएक्शन हो रहा है उसको गति प्रदान करता है, कैटलिस्ट का काम करता है। दे ऑल्सो एक्ट एज लो कंसंट्रेशन, ये लो कंसंट्रेशन पर भी एक्ट करता है, लेकिन एंजाइम जो है कैटलाइज्ड रिएक्शन और उसको इंक्रीज करता है, डिपेंड करता है उसकी कंसंट्रेशन पर। दे एक्ट क्विकली, बहुत तेजी के साथ ये एक्ट करता है। अब हमने यहाँ पर देखा हार्मोन और एंजाइम का डिफरेंस। अब हम देखेंगे हार्मोन एंड विटामिन्स। हार्मोन और विटामिन्स जो हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर के लिए इनकी आवश्यकता होती है। इनकी कमी से हम देखें जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो एक्टिवेट रहता है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, हार्मोन्स में और विटामिन्स में। तो यहाँ हार्मोन्स जो हैं, जैसा हमने पहले पढ़ा कि सारे के सारे हार्मोन्स जो हैं ये शरीर अपने आप ही सिंथेसाइज करता है। इसकी अधिकता और कमी जो होती है हार्मोन की, वो हमारे जीवन के जो हमारी बॉडी है उसके अंदर फंक्शंस जो हैं उनका डिसऑर्डर जो है वो भी हो सकता है इसकी अधिकता या कमी से। जैसे हमने पहले देखा था हार्मोन जो है एक्ट बाय द एक्टिवेटिंग एग्जिस्टिंग एंजाइम और बाय चेंजिंग द परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो हार्मोन जो है जो वहाँ मौजूद एंजाइम्स हैं उनको एक्टिवेट करता है या फिर डिफ्यूजन के द्वारा वहाँ पर जो परमेबिलिटी है, सेल की जो परमेबिलिटी है उसको चेंज करता है और उसके द्वारा एक आवश्यकता पड़ने पर एक फ्रेश एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। हार्मोन जो हैं ये अमीनो एसिड्स के डेरिवेटिव्स हैं या फिर पेप्टाइड्स, प्रोटीन और स्टेरॉइड्स। अब हम यहाँ देखें कि जो विटामिन्स हैं, विटामिन्स के अंदर क्या है कि जो बहुत सी जो विटामिन्स हैं ये एनिमल या हम जो भी प्राणी हैं वो अपने खाने के द्वारा पूर्ति करता है। विटामिन्स की अधिकता या उसकी कमी जो है वो माल फंक्शनिंग या इसको डेफिशिएंसी डिजीज़, मतलब सीधी सी बात ये है हम कहें कि एक्सेस ऑफ विटामिन्स जो है वो एक्सक्रीट हो जाती है बॉडी की फंक्शनिंग के द्वारा। अब इसकी डेफिशिएंसी से हमारे शरीर के अंदर जो बीमारी होती है उसको हम बोलते हैं ए विटामिनोसिस, ठीक है। इसके अंदर हमारी फूड की कमी, माल फंक्शनिंग जो है वो हो सकती है ना। तीसरा पॉइंट हमारा जो है उसके अंदर हम लोग को देखें तो विटामिन्स जो हैं अधिकतर को एंजाइम्स या एंजाइम्स इनके द्वारा मिलकर के बहुत अच्छे से अपने शरीर के एक्शन जो फिजियोलॉजी है उसको एक्शन में लाती है। विटामिन जो है साधारणतः ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जैसे एमीन्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, एस्टर्स इत्यादि। अब हम आते हैं कि नर्व्स और हार्मोन्स। नर्व्स और हार्मोन्स जो हैं ये हमारे शरीर के अंदर इंफॉर्मेशन, सूचना का आदान प्रदान एक अंग से दूसरे अंग में
हमारे शरीर के अंदर जो अंग हैं, उन अंगों के बीच में एक सामंजस्य बनाए रखने के लिए, उनको रेगुलेट करने का फंक्शन जो है वो नर्व्स और हार्मोन्स करते हैं। इन्हीं के आपस में कोऑर्डिनेशन होने से, इन्हीं के बीच की जो आपस में तारतम्य होने से हार्मोन का सिंथेसिस, हार्मोन्स एक अपने लक्ष्य अंग की तरफ जा कर के वहाँ पर सेल परमेबिलिटी को और उससे दूसरे स्राव को उत्पन्न करने का काम करता है। यही काम नर्व्स करती हैं। नर्व्स जो हैं वो हार्मोन्स के द्वारा एक्टिवेट होकर के, चेंज करके पूरे शरीर के अंदर इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। अब हम देखें कि नर्व्स इंफॉर्मेशन किस तरीके से एक जगह से दूसरे जगह सिग्नल्स जाते हैं। तो नर्व्स की जो हैं ये इंफॉर्मेशन ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के रूप में ट्रांसमिट करते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं वो नर्व फाइबर्स के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, एक या कुछ फाइबर्स, ग्लैंड सेल्स और न्यूरॉन्स, इनके द्वारा सिग्नल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जिसको कि हम लोग एड्रेस नेम, फॉर एग्जांपल एड्रेस बाय नेम, मतलब उसके हम नाम से उसको बता सकते हैं। अब इंफॉर्मेशन जो है नर्व सेल्स की वो बहुत तेज़ी के साथ ट्रांसमिट होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, मतलब मिली सेकेंड्स के अंदर। और कुछ ऐसी होती हैं जो, और ये इंफॉर्मेशन बहुत थोड़े समय के लिए रहती हैं। जैसे अब हमारे पैर में कहीं पर कोई चीज़ की कांटा चुभा या जलन हुई, कुछ हुई, तो एकदम हमारे पास इंफॉर्मेशन हुई, लेकिन वो इंफॉर्मेशन थोड़ी देर के बाद ख़त्म हो जाएगी। हार्मोनल इंफॉर्मेशन क्या है? इट इज़ सेंट एज केमिकल मैसेंजर, क्योंकि इसके द्वारा हार्मोन्स के द्वारा, हार्मोन्स क्या है? केमिकल सीक्रेशन से, रासायनिक स्राव है, तो ये केमिकल मैसेंजर के रूप में जाना जाता है। और ये केमिकल मैसेंजर जो हैं हमारी पूरी बॉडी के अंदर रक्त परिसंचरण के तंत्र के द्वारा प्रवाहित किया जाते हैं इन मैसेंजर्स को। अब ये जो इंफॉर्मेशन है हमारी बॉडी के अंदर, या हमारे टारगेट सेल या ऑर्गन्स जो हैं वो उनको पिकअप करते हैं, पकड़ते हैं, और उनके द्वारा आए हुए केमिकल्स उन पर्टिकुलर सेल्स को एक्टिवेट करके, और जो सेल को अपना सूचना देनी होती है उसके अनुसार काम करते हैं। अब इसके अंदर जो नर्व्स हैं, जो हार्मोन्स हैं, वो नर्व्स के कंट्रोलिंग सिस्टम जो होता है उससे कहीं बेहतर होता है। फॉर एग्जांपल नर्व्स तो थोड़ी देर के लिए अपनी इंफॉर्मेशन देकर छोड़ देता है, लेकिन हार्मोन्स जो हैं फॉर एग्जांपल मेंटेन करते हैं प्रेगनेंसी को महीनों, मतलब हम देखें गर्भधारण करता है कोई एनिमल या प्राणी, तो वो उसके पीरियड को समयबद्ध तरीके से मेंटेन रखता है। जबकि नर्व्स जो हैं वो बहुत अच्छी रहती हैं किसी रैपिड, बहुत तेज़ एक्शन के लिए, हैं कुछ ऑर्गन्स के लिए। अब हम यहाँ देखें कि लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट के लिए, बहुत तेज़ी से कोई सूचना पहुँचाने के लिए हमारे को नर्व्स की आवश्यकता होती है। नर्व उस चीज़ को अच्छे से कंट्रोल करती है। अब हम यहाँ देखें कि हार्मोन्स जो हैं वो किस तरीके से एक्शन करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके से क्रिया करते हैं। तो हार्मोन्स जो क्रिया करते हैं वो दो तरीके से करते हैं। एक तो होता है जो हमारी कोशिका है उसके ऊपर की
लेयर जो है उस पर, और दूसरा है उस सेल कोशिका के अंदर, तो जिसको कि हम पहला है उसको बोलते हैं ऑन सेल सरफेस और दूसरा है विदिन अ सेल। तो ऑन सेल सरफेस क्या है, जो हार्मोन मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या है, हार्मोन मॉलिक्यूल्स अमीनो एसिड्स के डेरिवेटिव्स हैं, पेप्टाइड्स, प्रोटीन, या और हम कर सकते हैं लार्ज प्रोटीन, जो कि इंसॉल्युबल होते हैं लिपिड के अंदर, और ये किसी भी तरीके से टारगेट सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकते। इसलिए ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सरफेस के ऊपर एक्ट करते हैं, और ये वहाँ पर मौजूद स्पेसिफिक जो रिसेप्टर्स मॉलिक्यूल्स हैं उनके द्वारा ये एनगल्फ किए जाते हैं, पकड़ लिए जाते हैं, और उस सरफेस पर परमेबिलिटी के द्वारा आगे कार्य करते हैं, एक्ट करते हैं। अब क्या है, जो हॉर्मोन्स रिसेप्टर्स हैं ये कॉम्प्लेक्स हैं। कैसे? इन द सेंस द हॉर्मोन्स रिसेप्टर्स कॉम्प्लेक्स में फ्रॉम इनसाइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब क्या है कि वहाँ पर एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट मौजूद है, वो कहाँ से आया, एटीपी से आया, और साइक्लिक एएमपी जो है, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, वो एक्टिवेट होकर के वहाँ पर जो एग्जिस्टिंग जो मौजूद जो एंजाइम है जो मौजूद है उस सेल में, उसके द्वारा ये एक्सेलरेट होता है, और वहाँ पर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है सेल की उनको एक्टिवेट करता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि हार्मोन जो है वो फर्स्ट मैसेंजर है, और साइक्लिक एएमपी जो है वो सेकंड मैसेंजर है, क्योंकि हार्मोन आया तो हार्मोन ने आकर के वहाँ एक्टिवेट किसको किया, कि साइक्लिक एएमपी को। तो इसलिए फर्स्ट जो मैसेंजर है वो हार्मोन है, और सेकंड मैसेंजर साइक्लिक एएमपी है। तो हम इस चीज़ को याद रखें, पूछ सकता है कि फर्स्ट मैसेंजर क्या है, तो वो है हार्मोन, और सेकंड मैसेंजर क्या है, साइक्लिक एएमपी। और दूसरा क्या है, रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स में चेंज द परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अब क्या है, यहाँ पर जो हार्मोन रिसेप्टर्स जो हैं, जहाँ पर कि वो केमिकल्स ब्लड के द्वारा उस लक्ष्य अंग पर आए, वहाँ की जो सेल परमेबिलिटी है उसके द्वारा वहाँ के वातावरण को, उसको, इस एरिया को चेंज करता है, उस केमिकल को, और उस परमेबिलिटी के चेंज होने के बाद वहाँ पर उस एक्टिविटी, सेल की एक्टिविटीज़ को चेंज करता है, और जो भी आवश्यक केमिकल्स होते हैं, जो आवश्यक चीज़ होती है, उसको वो सेल के अंदर जाने की परमिशन देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंसुलिन है, वो ग्लूकोज को ब्लड से लेकर के और मसल सेल्स के अंदर एंटर करने का काम करता है। कौन? इंसुलिन। सेकंड इसके अंदर आता है, जैसे हमने पढ़ा था, एक तो ये पढ़ा हमने कि भाई सेल ऑन द सेल सरफेस। अब दूसरा पॉइंट आता है विदिन अ सेल। तो विदिन अ सेल क्या है, कि जो स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं वो एक्ट करते हैं सेल के अंदर, कोशिका के अंदर। स्टेरॉइड हार्मोन्स कोशिका के अंदर ही क्रिया करते हैं। ये छोटे होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। दूसरा, ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि सेल मेम्ब्रेन के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं।
लेकिन वो कैसे चाहते हैं, एक स्पेसिफिक प्रोटीन, स्पेसिफिक रिसेप्टर्स मॉलिक्यूल्स हैं जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। अब ये जो रिसेप्टर्स मॉलिक्यूल्स हैं ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रवेश करके एक स्पेसिफिक रिसेप्टर के संग बाइंड होकर के न्यूक्लियस के अंदर पहुंचते हैं। अब यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर हार्मोन्स जो है वो बाइंड करता है स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट से, और वो कहाँ किस पर मौजूद होता है, क्रोमोसोम्स के ऊपर। अब ये यहाँ पर सर्टेन कुछ एक ऐसे जीन्स मौजूद होते हैं, उन जीन्स को ये रिप्रेस्ड करता है। सबसे पहले प्रीवियसली रिप्रेस द जीन्स, और ये जीन्स एक्टिवेट होते हैं और ये ट्रांसक्राइब होते हैं mRNA में। मतलब ये RNA जो है यहाँ पर अभी मैसेंजर का काम करता है। अब यहाँ एंजाइम्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर जो एंजाइम्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये बॉडी के अंदर की जो एक मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं सेल्स के अंदर उनको एक्टिवेट करता है। तो हार्मोन्स जो है ये इस तरीके से हुआ कि सेल के अंदर ही केवल एक्टिवेट या क्रिया करता है। तो वो सेल के अंदर क्रिया करने के लिए क्या है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है प्रोटीन, स्पेसिफिक प्रोटीन्स मौजूद हैं जहाँ पर कि एक्टिवेट करती हैं उनको और ट्रांसक्राइब करती हैं RNA को। राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है वो फिर मैसेंजर का काम करता है। और फिर वो ग्लैंड से रिलीज होता है। अब हम यहाँ पे इस डायग्राम को हम देखें तो इस डायग्राम में हम ऊपर साइड पर जो है हार्मोन मॉलिक्यूल है, हार्मोन मॉलिक्यूल, और उसके नीचे हम सेल मेम्ब्रेन पर मौजूद है क्या है, रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स। तो हार्मोन मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं HM, और उसके नीचे मौजूद है रिसेप्टर मॉलिक्यूल जिसको कि हम बोल रहे हैं RM। कोई भी हार्मोन आया उसने आकर के यहाँ पर जो पर्टिकुलर प्रोटीन मौजूद है, रिसेप्टर प्रोटीन मौजूद है, उनके संग ये एक्टिवेट हुआ। एक्टिवेट होने के बाद ये अंदर सब सेल के अंदर आया, तो सेल के अंदर आकर के इसने एंजाइम्स को एक्टिवेट किया, किसका, जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। तो एंजाइम्स को किया, वो प्रोटीन आई, और यहाँ न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस है एंजाइम सिंथेसाइज हुआ, और इसके अंदर मौजूद क्रोमोसोम्स जो हैं उनको इसने एक्टिवेट किया, और उससे क्या है, mRNA बना। हम देखें हार्मोन मॉलिक्यूल HM और RM, और इधर आकर के न्यूक्लियस के अंदर यहाँ DNA मौजूद है, RNA मौजूद है, यहाँ सिंथेसिस हुआ, सिंथेसिस होकर के इसने mRNA प्रोड्यूस किया, एंजाइम सिंथेसिस हुई। इसी तरह से वहाँ से चीज़ आ रही है, तो और यहाँ पे क्या है, परमेबिलिटी को इसने चेंज किया। तो इस तरीके से ये मॉलिक्यूल मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। तो आज हमने यहाँ तक अब पढ़ा। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर चीज़ें आएंगी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स कितने प्रकार की होती हैं, उनका स्ट्रक्चर और उनका फंक्शन। थैंक यू।